हेलो स्टूडेंट, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 14, क्लास नाइन्थ। ओके, तो अभी हमने लास्ट क्लास में अपना जस्ट लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो पढ़ा था द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है। कि हमने बताया था कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखता है। जो हमारी एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो अपने अंदर से सन की हीट को बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से एंटर नहीं करने देती और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से सन की हीट को वापस नहीं जाने देती। तो इसलिए दिन के टाइम पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता जब सनलाइट होती है, और जब नाइट टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती तो उस टाइम पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। तो इसलिए हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारा एटमॉस्फेयर हेल्प करता है। अब इसका एक एग्जांपल दिया है कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा। जैसे कि मून के सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मून के सरफेस पे जो टेम्परेचर रेंजेस है वो क्या है, -190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि दिन के टाइम पे तो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात के टाइम पे टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड और दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस आ जाना एक ही दिन के अंदर, ये लाइफ पॉसिबल ना हो पाने का एक रीज़न बनता है मून के सरफेस पे। देन द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड्स। अब एयर की मूवमेंट कैसे होती है, विंड कैसे चलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और स्लो मूव कर रही होती है एयर तो हम इसको ब्रीज भी बोल लेते हैं। और कूल ब्रीज होती है वो हमें रिलीफ देती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और लेकिन कई बार विंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती है, तो जिसको हम स्टॉर्म भी बोल लेते हैं, तूफान बोल लेते हैं। तो ऐसे क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ एयर होती है, किसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि जो मूविंग एयर है वो जेंटल ब्रीज की फॉर्म में होगी, स्ट्रॉन्ग विंड होगी, या कोई स्टॉर्म होगा। तो हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली हम किस पे डिसाइड करेंगे, विंड की स्पीड के ऊपर डिसाइड करेंगे। और वट ब्रिंग्स अस टू वेलकम रेन, और ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से बारिश आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी हम इस अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ऑल दीज फिनोमिनाज आर रिलेटेड टू दी आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो विंड का ब्लो करना और बारिश का आना वो दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है। एक तो हमारी हीटिंग ऑफ एयर पे, हमारी एयर कितनी हीट हो रही है और कैसे हीट हो रही है, और वाटर वेपर बन रहे हैं बनते हैं, और इन बातों के बेस पे हवा का फ्लो करना और बारिश का आना डिपेंड करता है। तो वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन। कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वाटर बॉडीज़ के हीट अप हो जाने की वजह से, जैसे नदी, नहर, समुंदर, तालाब वगैरह का पानी जो है, उन सबको क्या बोला जाता है, वाटर बॉडीज़। तो इनमें से पानी जब इवेपोरेट होता है, हीट होता है, तो हीट होने से वाटर के वेपर बनते हैं। और उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके दौरान भी वाटर वेपर बनते हैं। प्लांट्स के अंदर से ट्रांसपीरेशन होती है, मतलब पानी भाप बन के उड़ता है उनके स्टोमेटा के थ्रू, तो वो ट्रांसपीरेशन है, उसमें भी वाटर वेपर बन के निकलते हैं। और हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो पसीना इवेपोरेट होता है, तो वहाँ पर भी वाटर वेपर बन रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के जरिए वाटर वेपर बनते हैं। द एटमोसफियर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़। कि हमारा एटमोसफियर जो है सन की हीट की वजह से डायरेक्टली भी हीट अप होता है, और उसके अलावा जो सन अर्थ से टकराने के बाद जो सन की हीट रिफ्लेक्ट बैक होती है अर्थ लैंड से टकराने के बाद या वाटर बॉडी से टकराने के बाद, तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारा एटमोसफियर हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट आर सेटअप इन द एयर। हमारे एटमॉस्फेयर के गर्म हो जाने की वजह से हमारी एयर के अंदर कन्वेक्शन करंट सेट हो जाते हैं। मतलब कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है, कि जब जिस जगह पर एयर ज़्यादा गर्म होगी वहाँ पर एयर गर्म होकर लाइट वेट होने की वजह से हल्की होकर ऊपर उठती है, और जहाँ पर एयर कम गर्म होगी वहाँ पर एयर हैवी होती है और वो नीचे रहती है, ऊपर नहीं उठती। तो जिस वजह से जहाँ पर एयर ठंडी है तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर एयर गर्म है वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। तो एयर की मूवमेंट होनी शुरू होती है हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ। तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि एयर के अंदर कन्वेक्शन करंट सेट हो गए हैं, तो उसको एयर का कन्वेक्शन करंट बोला जाता है। तो इट कोजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट इन एयर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रीज एंड विंड। तो एयर में जब कन्वेक्शन करंट सेट होते हैं तो एयर की मूवमेंट होती है, और जिसकी वजह से ब्रीज या विंड हम बोल देते हैं फ्लो करती है। When air is heated by radiation from the heated land or water, it rises upward. जब एयर लैंड और या वाटर की वजह से जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है हल्की होने की वजह से। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर ओवर द लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर द वाटर बॉडीज। लेकिन जो लैंड है वो एयर के वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है, तो इसलिए जो लैंड के ऊपर की एयर है वो भी फास्टली हीट होती है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जब लैंड जल्दी हीट होगी तो उसके ऊपर की एयर भी जल्दी हीट होगी, और वाटर धीरे धीरे हीट अप होता है, तो इसलिए वाटर के ऊपर की एयर भी धीरे धीरे हीट होगी, कम ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। अब इसी के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर एयर कैसे ब्लो करती है, एयर की मूवमेंट कैसे होती है समुद्री इलाकों में। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपने पहले पढ़ भी रखा है 7th क्लास में। तो सी ब्रीज क्या होती है? इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। एज दिस एयर राइजेज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द लैंड एंड द एयर ओवर द सी। एयर हैविंग हायर प्रेशर मूव्स टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर लैंड। The movement of air from one region to the other creates wind. During the day, the direction of the wind would be from the sea to the land. It is called sea breeze. कि दिन के टाइम पे क्या होता है, कोस्टल रीजन्स में समुद्री इलाकों के आसपास जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर की एयर भी जल्दी गर्म होके लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। तो जब लैंड के ऊपर की एयर गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन समुद्र के ऊपर, वाटर के ऊपर की जो एयर है वो भी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एयर ऊपर नहीं उठ रही होती। तो अब हाई प्रेशर कहाँ है? वाटर के ऊपर, और लो प्रेशर ऑफ एयर कहाँ है? लैंड के ऊपर। तो मूवमेंट ऑफ एयर होने लग जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ। तो हाई प्रेशर वाला रीजन मतलब वाटर यानी कि सी, और लो प्रेशर वाला रीजन मतलब लैंड। तो एयर की मूवमेंट होती है सी से लैंड की तरफ, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। और एक होता है लैंड ब्रिज, इसका अपोजिट। रात के टाइम पे क्या होता है, ज़मीन जो है वाटर के कंपैरिजन में ठंडी भी जल्दी होती है, तो इसलिए ज़मीन के ऊपर की जो एयर है ठंडी होने की वजह से हैवी होती है और वो ऊपर नहीं उठ रही होती। तो मतलब लैंड के ऊपर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है रात के टाइम पे, लेकिन वाटर के ऊपर की एयर जो है अभी थोड़ी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि वाटर जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है। तो इसलिए वाटर के ऊपर की जो एयर है वो गर्म होने की वजह से हल्की होके ऊपर उठती है, राइज अबव होती है, तो जिसकी वजह से वाटर के ऊपर की एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो वाटर पे अब लो एयर प्रेशर एरिया है समुद्र के ऊपर, और समुद्र के किनारे जो लैंड है वहाँ पर लो हाई प्रेशर एरिया है। तो एयर कहाँ मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यानी कि लैंड से सी की तरफ एयर मूव करेगी, जिसको कि हम क्या बोल लेते हैं, लैंड ब्रिज बोल लेते हैं। तो सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आर कोज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो सेम तरीके से एयर के अलग अलग फिनोमिना जो हैं, तूफान आएगा, ब्रिज चलेगी, जो भी है, वो अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग तरीके से हीटिंग होने की वजह से होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर हर जगह से एक बराबर अमाउंट में हीट नहीं होता। सॉरी। फैक्टर अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर और विंड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की या विंड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ विंड आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, की लैंड और वाटर जो है इक्वल अमाउंट में हीट नहीं होते, इक्वल स्पीड से हीट नहीं होते। देन सेकंड, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ की रोटेशन होती है, अर्थ हमारी रोटेट करती है, जिसकी वजह से एयर की डायरेक्शन पे मूवमेंट, एयर की मूवमेंट की डायरेक्शन पे असर पड़ता है। देन थर्ड, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ द विंड, कि विंड के रास्ते में माउंटेन रेंज प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके बेस पे भी डिपेंड करता है
कि एयर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। देन रेन्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन, कि बारिश कैसे आती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे अब। तो सबसे पहले तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपोरेट एंड गोज इनटू द एयर। Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of the various biological activities like transpiration by plants, respiration by animals, and sweating. This air also gets heated. The hot air rises up carrying the water vapor with it. कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज हीट अप होती है तो उसमें से बहुत सारा पानी वेपोरेट होकर एयर में मिक्स होता है, वाटर के वेपर बन के एयर में जाते हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि प्लांट्स के अंदर से ट्रांसपिरेशन होती है तभी वाटर वेपर बनते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तब भी वाटर वेपर बनते हैं, स्वेटिंग होती है तो उससे भी वाटर वेपर बनते हैं, पसीना आता है। तो जब वाटर वेपर बनते हैं तो वाटर वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म होते हैं, तो वो एयर के अंदर जाके मिक्स होते हैं वाटर वेपर, तो उससे क्या होता है एयर भी गर्म हो जाती है, एयर भी हीटअप हो जाती है। तो वो हॉट एयर अपने साथ वाटर वेपर को कैरी करके ऊपर की तरफ उठती है, राइज अप होना शुरू होती है। तो एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल, जैसे जैसे एयर ऊपर उठना शुरू होती है तो वो एक्सपेंड होती जाती है, फैलती जाती है और ठंडी होने शुरू हो जाती है। तो द दिस कूलिंग causes the water vapor in the air to condense in the form of tiny droplets। लेकिन ऊपर जाकर जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं एयर के साथ साथ तो वो वाटर वेपर एयर के अंदर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ठंडे होने शुरू हो जाते हैं और वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। द कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट फॉल इन टू द फॉर्म ऑफ रेन, सो दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड if some particles could act as the nucleus for these drops to form around। तो जनरली क्या होता है कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, लाइट वेट होती है, तो इसलिए वो अपने आप बारिश की फॉर्म में नीचे नहीं गिर सकती, नहीं गिर पाती। तो इसलिए वो वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती रहती है। कैसे कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे मिल जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को जो न्यूक्लियस के तौर पे काम करते हैं, मतलब जो एक सेंटर के तौर पे काम करते हैं जिसके ऑल अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो सकें। तो वो न्यूक्लियस के तौर पे कौन से पार्टिकल एक्ट करते हैं, डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। कि हमारी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल या और सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस के तौर पे काम कर जाते हैं, एक सेंटर के तौर पे काम कर जाते हैं जिसके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कोज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जब कई सारी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है तो मिलकर क्या बना लेती है, वो क्लाउड बना लेती है। देन उस इस तरह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कैसे होती है। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होना शुरू होती है तो धीरे धीरे करके उनका साइज़ बड़ा होना शुरू होता है वाटर की कंडेंसेशन होने की वजह से। और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी बड़ी बन जाती है, हैवी हो जाती है, तो वो बारिश की फॉर्म में नीचे गिरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लो इनफ द प्रेसिपिटेशन में अक्कर इन द फॉर्म ऑफ स्नो मीन्स आइस क्रिस्टल्स, स्लीट मतलब मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, और हेल इन द फॉर्म ऑफ आइस पैलेट। तो कई बार क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन जो होती है वो बारिश की बूंदों की फॉर्म में होने की बजाय स्नो की फॉर्म में होती है। स्नो मतलब आइस क्रिस्टल बन के गिरते हैं, या फिर स्लीट जिसमें स्नो और रेन दोनों होती है, और हेल कि ओनली आइस पैलेट्स मतलब बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हेल कहलाता है। तो मतलब इस तरह से प्रेसिपिटेशन होती है या बारिश होती है। अब आगे टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन पर्टिकुलर रीजन और एरिया। कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल को अफेक्ट करते हैं कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, किस तरह से आएगी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर, कि उस एरिया में वाटर वेपर अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन, कि टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आते रहते हैं तो जिसकी वजह से बारिश अफेक्ट होती है। फिर प्रिवेलिंग विंड पैटर्न, कि हवा की डायरेक्शन कैसी है, हवा का पैटर्न क्या है, उसके बेस पे भी रेनफॉल इफेक्ट होती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कि वाटर वेपर कंडेंस होते हैं या नहीं हो रहे, तो उसके बेस पे भी रेनफॉल पैटर्न अफेक्ट होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ माउंटेन,
कि जिस इलाके में बारिश होनी है वहाँ पर माउंटेन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो माउंटेन की प्रेजेंस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट करती है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। कि इंडिया के अंदर जो बारिश आती है वो ज़्यादातर मानसून की वजह से आती है। तो कौन इंडिया के अंदर ज़्यादातर पार्ट्स में साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है उसकी वजह से बारिश होती है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं और एयर पोल्यूशन की हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारे हम टॉपिक एयर पोल्यूशन के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो an increase in the content of harmful substances like carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulfur, unburned carbon particles, smoke and dust, chlorofluorocarbons, suspended particulate matter, SPM, etc. in air, which have harmful effects on both living organisms and non-living objects is called air pollution। कि हमारे एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस की कंसनट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, कार्बन के बिना जले हुए पार्टिकल्स, स्मोक या डस्ट वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको शॉर्ट में एसपीएम भी बोला जाता है। तो इन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस का एयर के अंदर आकर ऐड हो जाना, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के ऊपर असर पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन बोला जाता है। तो एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं उनको एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे क्या हैं, एयर पोल्यूटेंट हैं जो एयर को पोल्यूट करने का काम करते हैं, एयर की प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो उसके दो तरह के रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन मेड सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज। तो ह्यूमन मेड सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड थर्मल पावर प्लांट। कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स में और थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम को जलाते हैं, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देन सेकंड एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के निकले हुए धुएं से। थर्ड इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रियों से निकले हुए धुएं से। देन फोर्थ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड अदर एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर बम को एक्सप्लोड कराए जाते हैं या और अलग अलग तरह के एक्सप्लोजन किए जाते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देन माइनिंग प्रोसेसेस, कि हम माइनिंग करते हैं मेटल्स को या मिनरल्स को निकालने के लिए ज़मीन से, तो उस दौरान भी एयर पोल्यूशन होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कौन कौन से हैं, डस्ट एंड स्मोक अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शन। जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, कोई वोल्केनो फटता है या जंगल में अपने आप आग लग जाती है, तो उसकी वजह से डस्ट और स्मोक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। और कई बार तेज़ तूफान चलता है जिसकी वजह से डस्ट उड़ती है, तो वो भी एयर पोल्यूशन करती है। दैन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी एरियाज़, तो दलदले एरियाज़ के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो चीज़ें डिकम्पोज हो रही होती है, गल सड़ रही होती है, तो उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हो गए। अब एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम contain small amounts of nitrogen and sulfur. When these fuels are burnt, nitrogen and sulfur too are burnt, and this produces different oxides of nitrogen and sulfur. The inhalation of these gases is dangerous for our health. The combustion of fossil fuels also increase the amount of suspended particulate matter in the air. These suspended particles could be unburnt carbon particles or substances called hydrocarbons. Regular breathing in air that contains these oxide increases the incidence of respiratory diseases like asthma, bronchitis, lung cancer, allergies and heart diseases etc. कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल पेट्रोलियम जो होते हैं उनके अंदर कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। तो जब फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी बर्न होते हैं और उनकी वजह से नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। तो इन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को हम जब इनहेल करते हैं, सांस के थ्रू अंदर लेकर जाते हैं अपनी बॉडी में, तो उससे हमें कई सारी डेंजर हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो
फॉसिल फ्यूल की कंबशन होने की वजह से सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स भी एयर में इंक्रीज होते हैं, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स हो गए या अनबर्न्ड पार्टिकल्स हो गए, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो ये सारे पार्टिकल जो सस्पेंडेड रह जाते हैं एयर के अंदर, लटक घूमते रह जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, तो जो एयर पोल्यूशन करते हैं। और ऑक्साइड्स वाले एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वाले एनवायरनमेंट में अगर हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो लगातार रेस्पिरेशन होने की वजह से ऐसे एनवायरनमेंट में हमें कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अस्थमा हो जाना, ब्रोंचिटिस, लंग कैंसर, एलर्जीज और हार्ट डिसीजेज हो सकती है। तो ये सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। सेकंड, एसिड रेन हो सकती है। एसिड रेन भी एक हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, कि जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। और एसिड मिला हुआ बारिश का पानी जब हमारी अर्थ पे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। इससे एक तो सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होती है, सॉइल की पीएच वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। तो सेकंड, एक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ता है, जैसे कि फिशेस और एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वाटर की एसिडिटी बढ़ने की वजह से, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से फ़िश पे और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। देन थर्ड, एसिड रेन की वजह से मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़राब हो रही हैं, उनका मार्बल जो है वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि ताजमहल जो है येलो पड़ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका मार्बल जो है वो कोरोड होता जा रहा है एसिड रेन की वजह से। फिर एसिड रेन की वजह से मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी कोरोजन हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे रेलवे ओवरब्रिजेज जो हैं या गेट्स वगैरह हैं आयरन के बने हुए, तो उनको कोरोजन हो जाती है एसिड रेन की वजह से। देन थर्ड हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन एयर पोल्यूशन का, स्मोग। तो स्मोग क्या है, स्मोग इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स एंड वेरियस गैसियस पोल्यूटेंट्स। कि स्मोक क्या है, वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स और अलग अलग तरह के गैसियस पार्टिकल्स जो हैं जो पोल्यूशन करते हैं, उन सब के कंडेंसेशन होने की वजह से, उनके सब के जम जाने की वजह से क्या बनती है, स्मोक बनती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मोक जो है एक मिक्सचर होता है स्मोक एंड फोग का, मतलब धुंध और धुएं का एक मिक्सचर है स्मोक। तो स्मोक कोजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, कि स्मोक की वजह से ह्यूमंस में कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट कोजेज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड स्पेशली इन कोल्ड वेदर, कि हाई लेवल में इन एयर पोल्यूटेंट का बढ़ जाना की वजह से, स्मोक के बढ़ जाने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, खास करके ठंडे मौसम के अंदर। जैसे कि अब मौसम चल रहा है, दिसंबर का मंथ शुरू हो गया है, तो अब हम फेस कर रहे हैं अपने शहर में, क्या होता है कि जो गांव में पराली को जलाया जाता है तो उसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है, और ठंड की वजह से कुछ मॉइस्चर भी होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ फॉग भी होती है, तो फॉग और स्मोक दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, स्मोक बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी आँखों में जलन भी होती है, इरिटेशन होती है आँखों में, और जो एटमॉस्फेयर में धुआं धुआं सा नज़र आता है हमें, तो जिससे देखने में भी दिक्कत आती है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मोग है वो एक विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन है, यानी कि स्मोग हमें ये दिखाता है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। देन फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से, खास करके मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से सन की हीट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ट्रैप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। एक तो जो पोलर आइस कैप्स हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वो भी, और उसके अलावा जो पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे आइस है काफ़ी सारी, तो वो होनी शुरू हो जाती है। और देन सेकंड, राइज इन ओशन लेवल, समुद्र में ही पानी का लेवल बढ़ रहा है। देन थर्ड, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, और
कोस्टल एरिया जो है समुद्री इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। देन फिफ्थ पॉइंट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, जिसको हम शॉर्ट में CFC बोल लेते हैं। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इंक्रीज होने की वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट होती जा रही है, मतलब उसके अंदर वो लेयर थिन होती जा रही है। तो ओजोन लेयर जब थिन हो जाएगी तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सनबर्न्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर हो जाती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एयर पोल्यूशन के अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट्स थे जो हमने अभी तक पढ़ लिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, स्मोग होना, एसिड रेन, ये सारे क्या थे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइकन्स एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, कि लाइकन क्या एक सब्सटेंस है जो भी, ये भी लाइकन सब्सटेंस भी एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक टॉपिक एक्सप्लेन किया क्या, कि लाइकन्स ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज एज ए थिन ग्रीनिश वाइट क्रस्ट। जो लाइकन हैं एक तरह के छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, माइक्रो प्लांट्स कह सकते हो इनको, जो पेड़ पौधों की बार्क मतलब उनकी छाल के ऊपर उग जाते हैं, ग्रीन या वाइट कलर की लेयर्स ही बना लेते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ट्रीज नियर द बिजी रोड्स हैव लेस लाइकन कवर इन कंपैरिजन टू ट्रीज एट सम distances from the road because the automobiles release air pollutants which contain SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कि जो पेड़ पौधे हैं उन वो जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर एयर जो लाइकन है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उस साइड के, जिस साइड जो ट्री की वो साइड जहाँ पर जो रोड से दूर वाली साइड होती है वहाँ पर लाइकन ज़्यादा होते हैं, और जो साइड पेड़ पौधों की सड़क के किनारे वाली साइड पे होती है उस साइड पर लाइकन कम ग्रो करते हैं, क्योंकि सड़क वाली साइड पे व्हीकल्स जब चलते हैं तो उनमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जो लाइकन्स जो हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पर लाइकन नहीं होते, और जहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पर लाइकन्स होते हैं। तो सड़क के किनारे सल्फ़र डाइऑक्साइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सड़क के किनारे वाली साइड पे जो पेड़ पौधों की साइड होती है वहाँ पर लाइकन कम पाए जाते हैं, और दूसरे वाली साइड पे अपोजिट साइड पे लाइकन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ आ गया टॉपिक। तो लाइकन्स एयर पोल्यूशन से कैसे इफेक्ट होते हैं, तो मतलब लाइकन कम कम होना क्या इंडिकेट करता है कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा एयर वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था, एयर, वाटर एंड सॉइल के बारे में। तो आज हमने एयर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, कि एयर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कि एयर की कंपोजिशन कैसे कैसे होती है, और फिर एयर जो है हमारे अर्थ को कैसे कवर करके रखती है, कैसे हमारे को लाइफ पॉसिबल कराने में हेल्प करती है, ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखती है। फिर हमने ये पढ़ा कि एयर की मूवमेंट कैसे होती है, विंड कैसे ब्लो करती है, रेन कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, एयर पोल्यूशन का टॉपिक भी हमने पढ़ लिया। तो एयर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वाटर के बारे में, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।